छोटे बड़े सभी श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं महीप सिंह जी द्वारा रचित कहानी पानी और पुल। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले आग लगी थी, जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुस रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंप दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला, उससे आगे अब पंजा साहिब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी। परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जागकर सभी संभावनाओं को डकार जाएगा, कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए, कोहनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थीं। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मुझे लगा माँ की आंखों में से उतर कर यह सपाटता मन में पूरी तरह छा गई है। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसी ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ी जाती थी। सराई, हमारा गांव, जैसे जैसे निकट आता जाता वहाँ की एक एक शक्ल मेरे सामने दौड़ जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते हों, पर माँ के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में जो छोटा होता वह माँ के साथ जाता, और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था। पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हों, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। अपने साथ वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की मथनी भी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव, शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा इधर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास की झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं माँ के साथ खाई पर राजकीय औपचारिकता के बांधे हुए पुल से गुजरकर उसी ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सरोई स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ रुकेगी शायद, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ। माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था? मेरी बात से माँ को चोट पहुँची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही।
कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली, देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी है। घड़ी देखी 10:30 बज गए थे। मैंने कहा माँ तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। उस अधनींदी अवस्था में मैंने कोई स्वप्न देखा, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अवश्य होती रही थी। शायद किसी अस्पष्ट स्वप्न की ही घबराहट हो। कोई लाल सी तरल चीज मुझे अपने चारों ओर फिरती अनुभव होती थी और मुझे लग रहा था उस लाल लाल गाड़ी सी चीज पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। माँ मुझे झकझोर रही थी और अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? देखो ये बाहर शोर कैसा है। मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोया रोया कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गईं, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोक कर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सरोई का है? यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराई, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है? मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराई का है? पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी, आप में कोई इस गांव का है? हाँ हम हैं इस गांव के, माँ आगे आकर बोली। तुम सराई की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ के इतना कहते ही स्टेशन पे चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाज़ें एक साथ आईं। हम सराई के ही हैं, माँ ने जोर देकर कहा, इसी गांव के। उपस्थित जन समुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज़ आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूला सिंह है, ये मेरी माँ है। तुम मूला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मूला सिंह की बीवी हो? रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब लोग? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों में सबकी कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा यह देख रहा था। माँ अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। लगता था आंखें अभी चू पड़ेंगी। वहीं खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। अरे बाबू 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे गाड़ी को, देखता नहीं ये बीबी इसी गांव की है। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब के दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या? मूला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उन्हें पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन वह फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े ही नेक बंदे थे, खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। भरजाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहिगुरु जी की कृपा है, सब अच्छे हैं, माँ ने धीरे से कहा। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। एक साथ कई आवाज़ें आईं। भरजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा। और कितनों ने दोहराया, भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाज़ें कह रही थीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुड़ते हुए कह रहे थे, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार कर यहाँ से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ, लुच्चे। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई, कब आओगी? अपना गांव तो तुम्हें याद आता है, भरजाई वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी।
भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चलती। अच्छा भरजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम, रवेल सिंह को मेरा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियां हटाकर एक और की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बहे जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थीं, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी जेहलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खड़र 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 की आवाज़ आ रही थी। मैं खिड़की से झांक कर जेहलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था जेहलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में मैं देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी। वहाँ घुप अंधेरा था, पर मैं जानता था वहाँ पानी है। जेहलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।